हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु पंत एंड वी आर कनेक्टेड थ्रू नॉलिफाइड। आज है 26 नवंबर 2020। स्टैटिक डिस्कशन में आज हम तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जीएस पेपर 1 से साइक्लोन, जीएस पेपर 2 से इलेक्शन कमीशन एंड जीएस पेपर 3 से अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक हमने क्यों चूज़ किया है? बिकॉज अभी कुछ दिनों में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दैट इज एनएसओ जीडीपी क्वार्टर 2 का डेटा रिलीज करने वाला है फॉर 2020। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो डेटा आएगा जीडीपी का वो नेगेटिव में आएगा, और लास्ट टाइम भी हमने क्वार्टर 1 में देखा था कि डेटा जो था वो नेगेटिव में था। तो इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ सेड टेक्निकली कि अगर सक्सेसिव क्वार्टर का, किसी दो सक्सेसिव क्वार्टर का सेम ईयर में जीडीपी डेटा नेगेटिव में आता है, जीडीपी नेगेटिव में आती है, वी टेक्निकली कॉल इट रिसेशन। अगर किसी कॉमन फैमिली से पूछें कि रिसेशन क्या होता है, ही विल से कि उसकी फैमिली में जो यंगर चाइल्ड है, डिस्पाइट हैविंग इम्प्रेसिव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ही इज़ अनेबल टू सीक अ जॉब। या उसकी फैमिली में किसी एल्डर पर्सन की जॉब लॉस हो गई हो, या वो अपने टाउन में देखता है कि वर्कशॉप्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स में कस्टमर्स नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी क्लोज है। बट टेक्निकली दो सक्सेसिव क्वार्टर का डेटा अगर नेगेटिव आता है जीडीपी का, देन वी कॉल इट रिसेशन। अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करने से पहले समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। किसी भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होना जिससे कि जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट हो या इकोनॉमी में कुछ प्रोडक्शन हो, देन वी कॉल इट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं? एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि आपको सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जॉब मिलती है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए अकॉर्डिंग टू योर नीड, एंड यू गेट वेजेस अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच होते हैं, वी कॉल इट फुल एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई भी एक क्राइटेरिया, या तो आपको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए जॉब नहीं मिल रही है, या फिर आपको आपके स्किल सेट के हिसाब से रेम्यूनरेशन और वेज नहीं मिल रहा है, देन वी कॉल इट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वो सारे लोग जो जॉब करना चाहते हैं, हु आर विलिंग टू वर्क, हु आर सीकिंग जॉब, डिस्पाइट सीकिंग द जॉब, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब क्रिएशन। इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए मैं एग्जिस्टिंग अभी जॉब कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस मेरे को जॉब स्विच करनी है, मेरे को नई जॉब ढूंढने में 3 महीने लगते हैं। द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव जॉब्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज मैं उन 3 महीने खाली बैठा रहा। देन कम्स स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें जो अवेलेबल स्किल्स होती हैं वो हमारी रिक्वायर्ड स्किल्स से मैच नहीं करती हैं, तो हमें जॉब नहीं मिलती है। फिर आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कोई भी इकोनॉमी अपस्विंग्स एंड डाउनस्विंग फेस करती है, तो जब डाउनस्विंग आता है तो सर्टेन जॉब लॉस होती है, जॉब क्रिएशन उस समय बहुत कम होता है, तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं इसका आसान एग्जाम्पल दूं, तो दैट इज अन अम्ब्रेला इंडस्ट्री। मान लीजिए उस इंडस्ट्री में 100 लोग काम करते हैं रेनी सीजन में, और सर्टेन अम्ब्रेला प्रोड्यूस करते हैं। डू यू थिंक कि वही कंपनी समर सीजन में भी सेम नंबर ऑफ पर्सन को एम्प्लॉय करे रखेगी? द आंसर टू दिस इज नो, बिकॉज अम्ब्रेला जो है वो रेनी सीजन में ज़्यादा यूज़ होती है, तो उस समय वो लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करेंगे, और एग्रीकल्चर भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर होती है वो ज़ीरो होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो कि 100 टेबल प्रोड्यूस करती है यूजिंग 50 लेबर। अब हम जो वो लेबर हैं उनको 50 से 80 कर देते हैं। डिस्पाइट इन द इंक्रीज इन द लेबर फोर्स, जो हमारा प्रोडक्शन आउटपुट आता है टेबल्स का वो फिर भी 100 ही आता है। तो जो वो एडिशनल 30 वर्कफोर्स है, एडिशनल 30 लेबर है, वी विल कॉल देम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज उनकी उनकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी आ रही है दैट इज जीरो। उनके होने या ना होने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 50% भी सेम प्रोड्यूस कर रहे थे और 100% भी सेम प्रोड्यूस कर 80% भी सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक टर्म आता है लेबर फोर्स इन द इकोनॉमी। ये वो लोग होते हैं पॉपुलेशन के जो कि जॉब सीख कर रहे होते हैं, हु आर विलिंग टू वर्क, हु आर एबल टू वर्क। ये वर्ड हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं लेबर फोर्स को? अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिफाइन करने में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होना चाहिए? वैसे तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी, बट अगर हम टोटल पॉपुलेशन को लेंगे तो उसमें एल्डरली पर्सन भी आ जाएंगे हु आर ऑलरेडी रिटायर्ड, वो तो जॉब सीख कर नहीं रहे हैं। इसमें न्यू बॉर्न भी आ जाएंगे, इसमें स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी आ जाएंगे। तो इससे जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आएगा वो बहुत हाई आ जाएगा। इसलिए वी यूज़ लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम बेस्ट कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन लेबर फोर्स इंटू 100। अभी हम बात कर लेते हैं वेज टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। या तो हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज डाल दें, जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल,
लेदर, टेक्सटाइल या फूड प्रोसेसिंग, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर क्लास 12th हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाएं, हम वोकेशनल ट्रेनिंग दें, या हम रिजिड लेबर लॉज लाएं जिससे कि जो लेबर है वो इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज हो, उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, उनको अच्छे वेजेस मिले, उनको यूनियन क्रिएट करने की फ्रीडम मिले। अभी हमने थोड़ी देर पहले एनएसओ का जिक्र किया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि जीडीपी का क्वार्टरली डेटा निकालती है। यही एनएसओ अनएम्प्लॉयमेंट भी डिफाइन करती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी निकालती है। ये 3 मेथड से अनएम्प्लॉयमेंट निकालती है। एक आता है यूजुअल स्टेटस, अगर एक साल में कोई इंसान 30 डेज एम्प्लॉयड है, 30 या 30 से ज़्यादा, तो एनएसओ बोलता है कि ये एम्प्लॉयड है। करंट वीकली स्टेटस में अगर 7 दिन के अंदर किसी इंसान ने 1 घंटा भी एम्प्लॉयड एक्टिविटी करी है, तो एनएसओ कॉल्स इट एम्प्लॉयड पर्सन। फिर आता है करंट डेली स्टेटस, इसमें डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है कि जो पर्सन है वो कितने हद तक अनएम्प्लॉयड है, रादर देन जस्ट टर्मिंग हिम एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। अब ये डिग्री कैसे देखते हैं? एनएसए जो है वो 7 दिन को काउंट करती है। अगर किसी इंसान ने एक दिन में 1 आवर से कम काम किया है, दैट विल बी टर्म्ड एज 0% डे। अगर एक दिन में 1 घंटे से 4 घंटा काम किया है, वी विल कॉल इट ½ % डे। अगर 4 घंटे से ऊपर काम किया है, वी विल कॉल इट 1% डे। तो एनएसओ क्या करेगी, 7 दिन को डिवाइड करेगी 1 1 1 1 करके 60 टाइम्स। पहले दिन देखेगी कि कितना काम किया, अगर मान लीजिए फुल डे काम किया, दैट इज मोर देन 4 आवर्स, तो वी विल कॉल इट 1% डे। नेक्स्ट डे मान लीजिए 2 आवर्स काम किया, अगले दिन भी 2 आवर्स काम किया, तो ये दोनों हो जाएंगे ½ % डे। उसके अगले दिन लेस देन 1 आवर काम किया, तो दैट विल बी टर्म्ड एज 0% डे। तो ऐसे कर करके 3.5% डे, 4% डे आउट ऑफ 7 डेज आएगा। दैट विल डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दिस मेथड करेंट डेली स्टेटस जो है ये बेस्ट माना जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिफाइन करने के लिए। इंडिया में जो है, इंडिया या किसी भी इकॉनमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में आ जाता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आ जाता है इंडस्ट्री, जिसमें कि हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है सर्विस सेक्टर टर्शियरी में। देख लेते हैं एक नज़र शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में और शेयर ऑफ जीडीपी में। एग्रीकल्चर जो कि प्राइमरी सेक्टर है, ये 50% लोगों को एम्प्लॉय करता है, बट इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, दैट इज अराउंड 14 to 15%। इंडस्ट्री जो है वो लगभग लगभग बराबर रहती है, जैसे शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसका भले ही कम है, बिकॉज जो हमारा इतनी बड़ी डेमोग्राफी है, इंडस्ट्रीज ही सिर्फ कैपेबल हैं जो इतनी वास्ट डेमोग्राफी को एसिमुलेट कर पाएँ। इनका शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है 16% और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 21%। सर्विस सेक्टर जो है वो एक्सेप्शनली हाई कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, दैट इज अराउंड 65%। और शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसमें होता है अराउंड 34%, बिकॉज इसमें जो स्किल सेट चाहिए होता है वो हाई चाहिए होता है, इसमें जो लेबर होती है हमारी वो स्किल्ड होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये जीएस पेपर 1 से है। इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आज हिंदू के फ्रंट पेज में हेडलाइन फ्लैश हुई है कि जो साइक्लोन निवार है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन इट्स लैंडफॉल प्रोसेस बाय 10:30 PM ऑन वेडनेसडे, मतलब वो कल रात 10:30 बजे, 10:30 बजे कर चुका होगा लैंडफॉल। समझते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन होते क्या है। कोई भी साइक्लोन अगर वो ट्रॉपिकल रीजन में, दैट इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाई कर रहा है, उसके बीच में रीजन में डेवलप हो रहा है, तो वी विल कॉल इट ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? इसका जो साइज होता है, डायमीटर होता है, दैट वेरीज फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर्स। इसमें बहुत फास्ट विंड ब्लो करती है, दैट कैन गो अप टू 220 किलोमीटर्स पर आवर। साइक्लोन का जो सेंटर होता है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर, और ये अपोजिट हो जाता है एंटी साइक्लोन में, उसमें हाई प्रेशर सेंटर में होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, तभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, जिसमें कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे रीजन आते हैं, ये प्रोन है साइक्लोन के। साइक्लोन जो है वो हर रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हरिकेन, यूएसए में इसको हरिकेन बोलते हैं, चाइना में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, जापान में टाइफू एंड फिलीपींस में बैग्यो। साइक्लोन बनने के लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं? एक तो है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, ये हमें कैसे मिलेगी? किसी लार्ज सी सरफेस से जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, एंड प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। इन दोनों को समझते हैं। जो एयर मास है वो एक कॉन्टिन्यूस लूप फॉर्म करता है, जो वार्म एयर मास होता है वो राइज करता है, और नीचे जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसे कोल्ड एयर मास ले लेता है। जो एयर मास जस्ट अबव द सी सरफेस होता है वो सी में
टेम्परेचर राइज की वजह से गर्म होता है, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, वो एयर मास ऊपर राइज करता है, और हाई प्रेशर से वी नो कि एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अनटिल एंड अनलेस बाहर से हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करें या वर्क प्रोवाइड करें। तो जो वार्म एयर मास राइज होता है तो नीचे वो वैकेंसी जनरेट कर देता है। तो जो कोल्ड ब्रीज होती है लैंड की, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती है, और अगेन जो सी सरफेस के कॉन्टेक्ट में जब वो आती है तो वो फिर वार्म होती है, और ये जो लूप है हमारा कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। इससे हमारा साइक्लोन का पैटर्न तो जनरेट हो गया। अब वी नीड डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? कोरियोलिस फोर्स। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अर्थ के रोटेशन की वजह से डिफ्लेक्शन फेस करता है टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और ट्रेड विंड्स होती हैं, ये हेल्प करती हैं साइक्लोन को मोमेंटम गेन कराने में। तो जो साइक्लोन है वो किलोमीटर्स की जर्नी तय करके आता है और फिर लैंडफॉल करता है कोस्ट, जहाँ पे उसकी एनर्जी फिर ज़ीरो हो जाती है और वो मासिव वे में डिस्ट्रक्शन करता है, बिकॉज उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है साइक्लोन में, और वो सारी एनर्जी लैंड पे रिलीज़ कर देता है। अभी जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में। तो जो प्रेशर कंडीशन होती है सेंटर पे, वो साइक्लोन पे लो होती है, एंटी साइक्लोन पे हाई होती है। जो मूवमेंट होता है साइक्लोन का वो एंटी क्लॉकवाइज होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ये चीज़ रिवर्स हो जाती है एंटी साइक्लोन में, नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। अगर साइक्लोन के ऊपर कभी भी केस स्टडी आती है तो हम इसमें लिखेंगे कि जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, वो होगा इवैक्यूएटिंग पीपल फ्रॉम द लो लाइंग एरियाज। फिर हम इंश्योर करेंगे कि उनको सप्लाईज ऑफ फूड और अदर एसेंशियल प्रोवाइड होते रहे, और क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है तो वी विल इंश्योर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। उसके बाद जब साइक्लोन हो जाएगा कंप्लीट, तो जब रिलोकेट करेंगे तो वी विल इंश्योर अ रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि अगली बार अगर सेम इंटेंसिटी का साइक्लोन आता है तो हम इस लेवल का डिस्ट्रक्शन फेस ना करें। मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज़ इलेक्शन कमीशन। ये पेपर 2 का पार्ट है। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज यूएस में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, और एडिटोरियल में इनका रोज़ कुछ ना कुछ जिक्र हो रहा है। तो स्टैटिक पोर्शन इसका बनता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। कहाँ पे मैंशनड है? आर्टिकल 324 के अंदर। इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल, डायरेक्शन और सुपरिटेंडेंस ऑफ इलेक्शन के। किस किस का इलेक्शन कराती है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये हम बात कर रहे हैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की। अगर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उनकी भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज़ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनका कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं, जैसा कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करे। अभी एक चीफ इलेक्शन कमीशन है और 2 इलेक्शन कमीशंस हैं। इसका मतलब ये इस समय एक 3 मेंबर बॉडी है। जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ये 6 ईयर के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, या फिर 65 ईयर ऑफ देयर एज, जो भी पहले आ जाए। अब बात करते हैं इनकी इंडिपेंडेंस की। तो इनको प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया होता है। दे कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। अभी हम उसको जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद रिमूव किया जाता है। जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट्री मोशन, जो कि दोनों हाउस से अप्रूव हो स्पेशल मेजॉरिटी से, बट बिफोर द मोशन इज पुट इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सर्टेन प्रोसीजर होता है। अगर लोकसभा में मोशन आ रहा है तो एटलीस्ट 100 लोगों को वो साइन करना पड़ेगा उस जज के लिए, और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो 50 लोग के लिए। अब जो डिसाइडिंग पावर होती है वो चेयरमैन या स्पीकर के पास होती है। स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, कि वो उस मोशन को एक्सेप्ट करना चाहें या ना चाहें। अगर वो उस मोशन को एक्सेप्ट करते हैं तो एक इंक्वायरी बैठती है जज के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट, जिसमें 3 मेंबर बॉडी होती है। एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट, एक चीफ जस्टिस ऑफ एनी ऑफ द हाई कोर्ट, एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर वो बोलते हैं कि हाँ चार्जेस वैलिड हैं, फिर वो मोशन पुट अप होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में अगर दोनों हाउस उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको फिर असेंट देता है कि हाँ दिस जज इज फाउंड टू बी गिल्टी, और इसको ऑफिस से निकाला जाता है। तो जो ये पूरा जज का प्रोसीजर था, ये सेम बैठता है इलेक्शन कमीशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रिक्ट है एक इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना।
आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज इस प्रोसेस से नहीं गुजरा है। इसका मतलब किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को आज तक रिमूवल फेस नहीं करना पड़ा है। इलेक्शन कमीशन की पावर्स देख लेते हैं। जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, बी इट एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी और एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये इलेक्शन कमीशन डिटरमाइन करता है। जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं और एलिजिबल वोटर को का रजिस्ट्रेशन होता है, उनका पीरियोडिकल अपडेट होता है, इसको इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करता है। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है कि वो स्टेट लेवल पार्टीज़ हैं, नेशनल लेवल पार्टीज़ हैं, और उनके जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं। फिर आती है इलेक्शन कमीशन की एडवाइजरी पावर। अगर किसी एमपी के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन के चार्जेस चल रहे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, और अगर किसी एमएलए के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन के चार्जेस चल रहे होते हैं तो वो गवर्नर को एडवाइस करता है। अभी हमने बात की थी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक 3 मेंबर बॉडी है, बट 1950 से अभी तक लेके इसमें इवोल्यूशन हुआ है। 1950 में जो ये थी, ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, और 1989 में जब वोटिंग एज को 21 ईयर से लेके 18 ईयर कर दिया था, तो उस समय इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर आया था, तो इसलिए इसको 1 मेंबर से 3 मेंबर बॉडी कर दिया। बट 1990 में इसको दोबारा से सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया। बट 1993 में फिर से प्रेसिडेंट को रियलाइज़ हुआ कि इलेक्शन कमीशन पे काफ़ी बर्डन है, तो इसको हम 3 मेंबर बॉडी ही रहने देते हैं, और 1993 से प्रेजेंट तक ये एक 3 मेंबर बॉडी है। दिस वॉज आवर डिस्कशन फॉर टुडे। आई होप इन वन वे और द अदर आपको ये यूजफुल लगा होगा। गो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। वी आर देयर बाय द नेम ऑफ नॉलिफाइड। टेलीग्राम पे भी हमें रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए, जिसमें कि डिस्कशन की प्रॉपर पीडीएफ टाइम टू टाइम अपडेट होती है। थैंक यू, इट वॉज अ लवली डिस्कशन विद यू ऑल।